नमस्कार बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं प्यारे बच्चों। और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस समय जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपका इंडियन पॉलिटी का टॉपिक लेके चल रहा हूं प्यारे बच्चों। और प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में मैंने चर्चा पर चर्चा कर ली है। ठीक है बच्चों, और आज जो मैं सेकेंड चैप्टर है दैट इज फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम सिखाने का प्रयास करेंगे। कंसंट्रेट हो जाइए और देखिए इधर देखिए। चलिए मूल अधिकार की हम बात करते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, या इसे अंग्रेजी में FR भी आप कर सकते हैं, F और R। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, मूल अधिकार। आइए, तो ये पूरा मैंने आपका बनाया हुआ है। तो मूल अधिकार जानने से प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं कि एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म दैट इज मानव अधिकार या ह्यूमन राइट। अब इसके बारे में नाम सुने होंगे कि मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को, या ध्यान से देखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को एक मानव यानी कि एक मनुष्य, जब किसी व्यक्ति को एक मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? मानव अधिकार या मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स। और इसमें क्या होता है, और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जब ये जो ह्यूमन राइट्स है यह किसी देश, किसी सरहद और किसी सीमा से क्या होता है? बंधा नहीं होता है। देखिए, जो मूल अधिकार होता है यह किसी देश की सीमा से, सरहद से, संविधान से क्या होता है? अटैच होता है, जुड़ा रहता है, बंधा रहता है। मतलब जिस देश का पर्टिकुलर आपका फंडामेंटल राइट होगा, मूल अधिकार होगा, वहीं पर वो मान्य होगा। लेकिन जो मानव अधिकार होता है, जो ह्यूमन राइट्स होता है प्यारे बच्चों, ये ह्यूमन राइट्स जो है कि ये आपका किसी भी देश, किसी भी सरहद या किसी सीमा से बंधा नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। ठीक है बच्चों, अब देखिए फंडामेंटल राइट्स ये क्या होता है कि मूल अधिकार, सबसे पहली बात इसमें कह रहा है कि यह किसी भी देश की सीमा से और किसी संविधान से क्या होता है कि बंधा होता है। मानवाधिकार ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो मूल अधिकार होता है यह किसी देश की सीमा से और उसके संविधान से क्या होता है? जुड़ा रहता है या संबद्ध रहता है। ठीक है, और इसमें एक बात और है, और जो संविधान है, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में आपके जो वहाँ के व्यक्ति है, उस देश के व्यक्ति हैं, रहने वाले हैं, तो उनके भौतिक एवं नैतिक विकास के प्रति क्या होता है? वह तत्पर होता है, यानी कि कटिबद्ध होता है। यानी भी ये जो मूल अधिकार है, किसी भी देश का जो मूल अधिकार दिया रहता है, तो उसमें मूल अधिकार के थ्रू उस व्यक्ति के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए वह क्या है? कटिबद्ध रहता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर भौतिक विकास क्या होता है और नैतिक विकास क्या होता है? तो भौतिक विकास को देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है SAR। क्या लिखा है बच्चों? SAR। S का मतलब क्या हो जाएगा? सामाजिक, A का मतलब हो जाएगा आर्थिक, और R का क्या हो जाएगा? राजनीतिक। यानी कि ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में सीमा संबंधित तो हो गया, सीमा संविधान, लेकिन इसमें व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर भी ये जोर देता है। ठीक है, और इसमें अगर नैतिक विकास की बात करें तो नैतिक विकास में दो चीजें हैं, A और D मैंने यहाँ पे लिखा है। A का मतलब हो जाएगा आध्यात्मिक और D का क्या हो जाएगा? धार्मिक। तो सामाजिक में देख लीजिए, कहने का मतलब है कि मतलब जो व्यक्ति है उसे समाज में एक रूपता मिले, मतलब उसको समान रूप से उसको देखा जाए। ठीक है, सामाजिक हो गया। फिर आर्थिक, आर्थिक रूप से बहुत लोग, बहुत ही जिनके पास खूब पैसा होता है, और कुछ लोगों के पास सुबह शाम को खाने तक एक रोटी भी नहीं होता है, उनके पास बिल्कुल समस्या होती है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा मूल अधिकार है, कम से कम सुबह शाम आदमी को भोजन तो मिल जाए, एक आर्थिक रूप से उसकी जो लेवल है वह लेवल उसको मेंटेन करके चले। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक कहने का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का ही, मतलब पूरे राजनीतिक रूप में क्या उसकी छत्र छाया न हो, मतलब वही उसका पूरा डोमिनेट करके न चले। ठीक है बच्चों, तो वहां पर भी SC हो गया, OBC हो गया, जनरल हो गया, मतलब एक आपका सबका एक क्या हो? सहयोग हो, एक रेशियो में। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि मूल अधिकार व्यक्ति के किस विकास को बताता है? भौतिक विकास को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आपके भौतिक विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है नैतिक विकास। तो नैतिक विकास में आपका है आध्यात्मिक और धार्मिक। A और D मैंने लिखा हुआ है। तो आध्यात्मिक कहने का मतलब है आदमी आध्यात्मिक है, पूजा पाठ करता है कि नहीं करता है, ईश्वर में विश्वास रखता है कि नहीं रखता है। तो मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट कर रहा है, ये व्यक्ति एकदम स्वतंत्र है,
चाहे तो वह ईश्वर में विश्वास रख सकता है, आस्तिक हो सकता है, और चाहे तो वह नास्तिक भी सकता है। मतलब ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी महिला हो पुरुष हो, कोई किसी भी वर्ग से हो, कुछ भी हो, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो भी सकता है, आध्यात्मिक नहीं भी हो सकता है। तो यह उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका नैतिक विकास भी इस नैतिक विकास के अंतर्गत शामिल है। एक हो गया, इसके बाद है धार्मिक। धार्मिक कहने का मतलब, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें भारत में, तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यह कोई मतलब जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब व्यक्ति हिंदू धर्म से बिलोंग करेगा या हिंदू धर्म को ही अपनाएगा या मुस्लिम को ही अपनाएगा या जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन है हमारे इंडिया में। तो कहने का मतलब यह है कि मूल अधिकार यह करना चाहता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जो भी धर्म अपनाएं अपने तरीके से, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन उससे किसका विकास होगा? नैतिक विकास। तो नैतिक विकास के लिए जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आध्यात्मिक और धार्मिक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है बच्चों कि आदमी बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से अपना काम करता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब आप बात करेंगे कि जो मूल अधिकार की बात है, यह मूल अधिकार का जो इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके सहयोगियों के द्वारा, जो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, तो उसमें बच्चों लिखा मैंने यहाँ पे स्रोत, क्या लिखा है? स्रोत। तो कहाँ से ये जो मूल अधिकार का स्रोत कहाँ से है? निश्चित रूप से हमारा जो संविधान बना हुआ है विभिन्न देशों के संविधान से लेकर के ही बनाया गया है। तो उसमें जो टीम थी हमारी, तो उसमें सभी लोगों ने उसको देखते थे, वहाँ के संविधान को देखते थे, उसमें क्या कौन सी चीजें हैं जो हमारे भारत में लागू की जा सकती है और नहीं की जा सकती, जिससे कि हमारा एकता और अखंडता हमारे भारत की बनी रहे। तो ठीक है, तो मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। क्वेश्चन पूछता है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो आपका मूल अधिकार लिखा गया है वह कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है बच्चों। आइए अब इसका वर्णन कहाँ पर है? भाग 3 में कहाँ पर वर्णन है? मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में है, ठीक है। तो उसको हम जाने से पहले थोड़ा सा इधर आपको दिखा दी, इधर देखिए जो हमारा संविधान है उसमें कितने भाग है बच्चों? 22। ये जानते रहिए कि भाग 22 है। अनुसूचियां कितनी है? मूल जो संविधान है हमारा, तो अनुसूची उसमें कितनी बच्चों? 8 है। लेकिन अब कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं? 12 हो गई है। अनुच्छेद कितना था मूल संविधान में? 395। अब क्या है? 400, 450 प्लस भी हो चुका है। तो जानते रहे बच्चों कि भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद, हमारे जो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, इसको 22 भागों में, 8 अनुसूचियों में और 395 अनुच्छेदों में क्या किया गया था? बांटा गया था। बीच बीच में क्या है, थोड़ा संशोधन उसमें करके उसकी संख्या वगैरह बढ़ती गई। जैसे 395 से 400, 450 प्लस हो गया है। अनुसूची पहले 8 थी तो 12 हो गया, और भाग कितने? 22 है। तो जो हमने भाग 22 लिखा हुआ है, तो मूल अधिकार की अगर बात करें तो मूल अधिकार किसमें आता है? भाग 3 में आता है, ठीक है। अगर भाग 1 की बात करें तो उसमें राज्यों का है। अगर भाग 1 की बात करें तो उसमें किसका वर्णन किया गया बच्चों? राज्यों के बारे में, राज्य तथा उनके संबंधित जो चीजें हैं उसके बारे में। और भाग दो जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो नागरिकता के बारे में। भाग 1 में राज्यों से संबंधित बातें की गई है और भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की। और भाग 3 में क्या है? आपका मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब तो देखिए भाग 3 हो गया, और भाग 3 को ही क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? भाग 3 या इसी को बोलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार कहे चाहे भाग 3 कहे बच्चों, और इसी को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा, ठीक है। और ये क्या है? एक प्रकार का दस्तावेज है। इंग्लैंड में इसके पहले क्या था कि वहाँ पर एक दस्तावेज के रूप में उसको पेश किया जाता था। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी दस्तावेज को क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्ना कार्टा कहते हैं। हाँ, एक बात और, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है 395 अनुच्छेद थे, अब ज्यादा हो गए हैं। तो इसका वर्णन कहाँ पर है? मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर के कहाँ तक है? तो याद रखिएगा 12 से 35 तक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में किया गया है, ठीक है। भाग 1 में क्या है? 1 से 4 के बीच में है। जो भाग 1 जो मैंने राज्यों के बारे में बताया, तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक के बीच में वर्णन है। और भाग 2 में जो हमने नागरिकता के बारे में कहा है, 1 से 4 तक हो गया था, तो 5 से क्या हो जाएगा? 11। भाग 1 में राज्यों के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 1 से 4 तक का उसमें बताया गया है। और भाग 2 में नागरिकता है, तो 1 से 4 तक वहां हो गया भाग 1 में। और भाग 2 जो नागरिकता है बच्चों, तो उसमें क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। अब फिर नंबर आ जाएगा भाग 3 का। तो भाग 3 में 11 तो हो चुका है नागरिकता में, 5 से 11।
तो भाग 3 में क्या हो जाएगा, 12 से 35 तक हो जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे पढ़ाते रहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। आइए, और ये जो हमारा मूल संविधान था बच्चों, तो उसमें ये जो हमारा मूल अधिकार है, ये टोटल, हालांकि मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, तो 6 तो है ही, इसके बाद उसमें एक और अधिकार था जिसको क्या बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में फंडामेंटल राइट कितने थे, तो क्या बताएंगे, 7। ठीक, 7 अधिकार थे, लेकिन इसके बाद एक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था प्यारे बच्चों, उसको हटा दिया गया। तो आइए देखते हैं कैसे क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 44वां सीए का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान अमेंडमेंट मतलब संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन किस सन में किया गया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार पहले था उसमें मूल संविधान में, इसको क्या बना दिया गया बच्चों, एक विधिक या इसी को बोलते हैं कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक बार फिर देख लीजिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसके द्वारा बना दिया गया, ये मैंने यहाँ पर लिखा है देसाई। देसाई का मतलब मोरारजी देसाई। ठीक है, उस समय कौन थे, पीएम थे मोरारजी, श्री मोरारजी देसाई द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। जब उस समय था, जब ये था, जब मतलब मूल हमारे संविधान में ये जब था मूल अधिकार, ये 7 जब सम्मिलित था, तो बच्चों इसको किसमें रखा गया था, 19 अनुच्छेद 19 क्लाज 1 और सब क्लाज F में रखा गया था। पहले जो था ये भी कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार था बाद में उसको हटाया गया इसके द्वारा, तो लेकिन जब उस समय था तो इसको कहाँ रखा गया था, आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा। तो ये जानिए कि अनुच्छेद 19 क्लाज 1 और सब क्लाज F में था। ठीक है, अब क्या किया गया, अब जब यहाँ से इसको विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया देसाई जी के द्वारा, तब इसको भाग 12 में, याद रखिएगा, पूछता है कि अब कहाँ रख दिया गया, तो आप बताएंगे भाग 12 में। कहाँ पर रख दिया गया बच्चों, भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क में, याद रखिएगा। वहां से हटा करके भाग 12 में, भाग मैंने आप 22 लिखा है ना, धीरे धीरे से पढ़ाएंगे आप इंडियन पॉलिटी में, आप आराम से मेरे साथ बने रहिए। तो भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क में, और पहले क्या था, 19 अनुच्छेद 19 क्लाज 1 और सब क्लाज F में था। अब यहाँ पर रखते, अब नाउ द प्रेजेंट टाइम में भाग 12 अनुच्छेद 300 क में। ठीक है बच्चों, आइए, अब जो हमारा फंडामेंटल राइट है भाग 3 में है, और इसको क्या मिला हुआ है, तो न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त हुआ है। न्यायालय द्वारा इसको क्या है बच्चों, संरक्षण प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति क्या है, न्यायोचित, वाद योग्य और परिवर्तनीय। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है वाद है कि अवाद योग्य है, कैसे क्या है, तो आप ये समझिएगा कि ये जो हमारा मूल अधिकार है इसको न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका वो है। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, न्यायोचित है, वाद योग्य है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि फंडामेंटल राइट वाद योग्य है कि अवाद योग्य है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो फंडामेंटल राइट कैसा है, वाद योग्य। वाद योग्य कहने का मतलब ये हो गया कि न्यायालय द्वारा इसको क्या है, संरक्षण प्राप्त है। और परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन भी समय समय पर आवश्यकता के अनुसार उसमें किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। अगला है 1931 में, यानी ये जो मूल अधिकार है 1931 में कराची जो अधिवेशन हुआ था, कराची कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो 1931 में कराची जो अधिवेशन हुआ था, सरदार, सबसे पहले इसके बारे में जो चर्चा हुई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और 1931 में, किस सन में, 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकार के बारे में परिचर्चा की गई थी। तो पूछता है कि मूल अधिकार का जो मूल अधिकार की जो बीज था, ये किसके द्वारा, मतलब कहाँ पर, किसके अध्यक्षता में, कहाँ पर उपजा या जन्मा। तो आप जानेंगे कि 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। लेकिन इसका जो प्रारूप है, मूल अधिकार का जो प्रारूप है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, वन एंड ओनली, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकार का प्रारूप जो ड्राफ्टिंग की गई थी मूल अधिकार का, वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। लेकिन किसकी अध्यक्षता में,
सरदार वल्लभ SVP सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और 1931 के कराची अधिवेशन में बच्चों। ठीक है, आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान में वर्णित मूल अधिकार पहले 7 था, लेकिन अब क्या हो गया प्यारे बच्चों, 6 हो गया है। क्या हो गया बच्चों, 6। संविधान में कितने मूल अधिकार वर्णित कर दिए गए हैं, 6। आइए हम देख लेते हैं फटाफट। पहला है समानता का अधिकार, मेरे साथ बोलिए आप लोग, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐसे कैसे याद करेंगे? आप कहेंगे सर इतना कैसे याद होगा, तो आपसे मैं ट्रिक दे रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर स है, फिर यहाँ पर है सो ध। मेरे साथ बोलिए सो ध, सो ध संग संग, सो ध संग संग। ठीक है, हो गया। पहले स से क्या हो जाएगा, समानता। पहले इतना बोलिए, पहले स से क्या हो जाएगा, समानता। फिर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। फिर का अधिकार, दोनों में सेम है, स समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। स बोलिए मेरे साथ, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इतना क्लियर हो गया, स समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स हो गया। आगे देखिए, शोध। फिर मैंने क्या बताया आपको, शोध, समानता, स्वतंत्रता। अब इसके बाद शो का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा, समानता, स्वतंत्रता। अब फिर क्या हो जाएगा बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अगला क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सो ध हो गया। ठीक है, आगे देखिए, पांचवा है सन बताए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इतना तो आप सो ध संग संग याद हो गया। आप एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब ये जो समानता का अधिकार है किस अनुच्छेद से लेकर के कहाँ तक दिया हुआ है। तो समानता का अधिकार प्यारे बच्चों अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में दिया गया। कितने में दिया गया है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में दिया गया। 14 से 18 के बीच में कितने अनुच्छेद है, तो 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, याद रखिएगा। 14 से 18 से 4 मत झटके, 14, 4, 18 हो गया। ये 14, 15, 16, 17, 18, यानी इसमें कितने अनुच्छेद जुड़े हुए हैं, 5। पीसीएस में तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि समानता का अधिकार है उसमें कितने अनुच्छेदों को लिया गया है। तो आप 14 से याद है कि सर 14 से 18 होता है, 14, 4, 18 हो गया। तो 14, 4, 18 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा। 14, 15, 16, 17, 18 याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 18 तक हो गया है। 19 से 22, 19, 20, 21, 22 यानी 4 अनुच्छेद यहाँ पर लिया गया बच्चों। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध क्या हो जाएगा, 22 हो गया है, 23 और 24। ठीक है, शोषण के विरुद्ध 23 और 24। और धर्म का क्या हो जाएगा, धर्म बहुत पूछता है, याद रखिएगा। इसको मैं निशान लगा दे रहा हूँ। ये पूछता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया है बच्चों, क्या बताएंगे, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 26 दे देगा, अनुच्छेद 27 दे देगा। पूछेगा किस मतलब ये जो किससे संबंधित है, ऑप्शन नहीं दे देगा, समानता, स्वतंत्रता, शोषण और धर्म के विरुद्ध। तो क्या हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से कोई भी अनुच्छेद आ जाएगा 28 के बीच में, सबका हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, तो अनुच्छेद 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या हो जाएगा बच्चों, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 32 जो है, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे उनसे पूछा गया था जब पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उनकी जो समिति थी वहां पे लोग पूछे कि भाई आप किस अनुच्छेद को महत्व देना चाहेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्यारे बच्चों बोला कि जो अनुच्छेद 32 है मैं इसको सबसे सर्वोपरि मानता हूँ, और यह जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 32 के तहत ही उसमें इसका वर्णन किया गया। तो इसको इसी को आत्मा भी कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा पूछता है कि किसे कहते हैं। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है किस अनुच्छेद को कहते हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद का हो जाएगा 32। लेकिन किसके अनुसार कहते हैं, तो क्या बताएंगे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। और उसमें किसका वर्णन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मान लीजिए कि आपको ह्यूमन राइट्स मिल गया, नागरिकता मिल गई, तरह तरह की आपको चीजें मिल गई, लेकिन उसका सही से पालन ही नहीं होगा। अगर सही से पालन ही नहीं होगा
तो आपको वो अधिकार कहाँ से मिलेंगे? इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो अनुच्छेद 32 है यह पूरे संविधान की क्या है बच्चों? आत्मा है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम मन लगा के बच्चों, किसी प्रकार का नेगेटिव दिमाग मत रखिए। मैं आपके साथ बना हूँ और छोटे छोटे इसी तरह से वीडियो लाऊंगा और पूरा समझाने का भरसक प्रयास करूंगा बच्चों। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत करिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत।